वन देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह से देखिए ताकि आपका चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में सारी बातें कर ली। आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की। लेबोरेटरी थर्मामीटर वो जो हम लैब्स में यूज करते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अब अगर बात करें लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज की, तो वो होता है -10 से 110। इफ यू रिमेंबर, जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसकी रेंज क्या थी? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ इतनी। और इसकी देखिए -10 से 110, ये -10 वैल्यू है, -10 से लेके 110 तक। ऑलराइट, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लैब में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत चीजों के टेम्परेचर आपको चेक करने होते हैं, तो इसीलिए इसकी रेंज इतनी ज्यादा बड़ी रखी गई है ताकि आप हर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक कर सके। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखनी है लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करते हुए, वो ये कि जब भी आप लेबोरेटरी टेम्परेचर के थर्मामीटर की रीडिंग लेते हैं तो वो हमेशा कांटेक्ट में होना चाहिए उस सब्सटेंस की जिसकी आप रीडिंग ले रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे जब आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज किया और अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक किया, तो आपने उसको सिर्फ टंग में रखा टूटकर, तो उसके बाद बाहर निकाल दिया और फिर टेम्परेचर रीड किया, राइट? और टेम्परेचर इसलिए एक्यूरेट आया क्योंकि मरकरी वापस नहीं गई, उसमें किंक था, हमने पढ़ लिया। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसमें किंक नहीं होता। तो अगर आपने सपोज आप एक वाटर का टेम्परेचर ले रहे थे, ठीक है, हॉट वाटर का, अब आपने क्या किया कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को उस बीकर में डाल दिया जिसमें वो हॉट वाटर प्रेजेंट है। अब अगर आपने उसका टेम्परेचर लेने के लिए उस थर्मामीटर को बाहर निकाल दिया तो मरकरी ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी क्योंकि उसमें किंक नहीं है और आपको एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं मिलेगा। इसलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर को जब भी यूज करें, आपको टेम्परेचर तभी लेना है जब वो थर्मामीटर उस सब्सटेंस के कांटेक्ट में है, यानी जब वो पानी के ही अंदर है तभी टेम्परेचर की रीडिंग लेनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दिया है कि आपको एक लेबोरेटरी थर्मामीटर को कैसे यूज करना है, कैसे उसे रीड करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ये एक बीकर था जिसमें हमने हॉट वाटर लिया है, ठीक है। उसके बाद आप इस थर्मामीटर को इसमें डिप कर दीजिए और आपको इंश्योर करना है कि इसका जो बल्ब है वो ना तो इसके बॉटम को टच करे, इस फ्लास्क के, ना इसकी साइड्स को टच करे, इस कंटेनर की। ऐसा इसलिए क्योंकि हम पानी का टेम्परेचर लेना चाहते हैं, ग्लास का नहीं। अगर आपने बल्ब को ग्लास से टच किया तो आपकी रीडिंग्स जो है वो एक्यूरेट नहीं आएंगी। इसलिए आप सिर्फ उसको थोड़ा सा बॉटम से टच मत करिए, थोड़ा सा ऊपर रखिए ताकि सिर्फ पानी की रीडिंग आए, ठीक है। उसके बाद आपको हमेशा थर्मामीटर को ऐसे वर्टिकली एकदम स्ट्रेट जो है वैसे पकड़ के रखना है। उसके बाद आप जब इसका टेम्परेचर यहाँ मरकरी राइज होने लगेगी इसके टेम्परेचर के हिसाब से, तो आपको मोमेंट ऑफ मरकरी को पढ़ना है। और जब मरकरी एक जगह आकर स्टेडी हो जाए, यानी कि एक जगह आकर रुक जाए, उस टाइम रीडिंग ले लीजिए और देख लीजिए कि इस पानी की टेम्परेचर कितना है। ओके, तो दिस इज हाउ यू यूज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर, इस तरह से यूज करते हैं। अब इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको फॉलो करने हैं यूज करते वक्त। वो प्रिकॉशंस क्या है? आप हमेशा इसको अपराइट रखिए, ऐसे टिल्टेड मत कीजिए अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग लेनी है। दूसरी बात, जो आपने जो बल्ब है वो सराउंडेड होना चाहिए फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस जिसका आप टेम्परेचर ले रहे हैं, ताकि आपको एक्यूरेट रीडिंग आए। तीसरी हमने ऑलरेडी पढ़ ली कि बल्ब जो है इट शुड नॉट टच द सरफेस, नीचे बॉटम में टच नहीं होना चाहिए, इधर उधर भी टच नहीं होना चाहिए एक्यूरेट रीडिंग के लिए। और जब भी रीडिंग लेनी है तो थर्मामीटर उस टाइम उस ऑब्जेक्ट के टच में होना चाहिए जिसका आप टेम्परेचर ले रहे हैं, राइट? वरना मर्क्यूरी फॉल कर जाएगी। और आपको इसमें भी थर्मामीटर को बल्ब से टच नहीं करना है, केयरफुली हैंडल करना है। तो ये सारी आप पढ़ लीजिएगा और याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने की वो ये थी कि थर्मामीटर को आपको जब भी रीडिंग लेनी है लेबोरेटरी थर्मामीटर की, तो इट शुड बी इन टच विद द सब्सटेंस जिसकी आप रीडिंग ले रहे हैं, जिसकी आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं।
और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि अगर आप उसको बाहर निकालेंगे तो लेवल ऑफ मर्करी विल बिगिन टू फॉल, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता। तो आपको तभी टेम्परेचर लेना है जब वो स्टिल इन वाटर है या किसी भी और सब्सटेंस में है। और यही रीजन है कि आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को कभी बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज नहीं करते। व्हाई? क्योंकि जैसे ही आप उसको बाहर निकालेंगे अपनी टंग से, मर्करी नीचे गिर जाएगी और आप कभी भी अपना टेम्परेचर नहीं देख पाएंगे और आपको रॉन्ग रीडिंग मिलेगी। ठीक है, इसीलिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो एक क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या डिफरेंस है? रेंज का डिफरेंस है। क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज क्या हुई? 35 से 42, और वही लेबोरेटरी थर्मामीटर की क्या रेंज है? -10 से 110। हमने पढ़ लिया। क्लिनिकल टेम्परेचर यूज होता है बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए, वहीं लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज होता है टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स जो हम लैब में यूज करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक होता है ताकि मर्करी का बैकफ्लो ना हो बल्ब की तरफ, और लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने अभी तक बात की कि जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है या जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें मर्करी होती है, दे आर मर्करी थर्मामीटर। और मर्करी जो होती है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, और अगर आपका थर्मामीटर टूट जाए तो उसका डिस्पोजल जो होता है उसे फेंकना डिफिकल्ट है। इट्स वेरी टॉक्सिक, राइट? पॉइजनस है। इसलिए आजकल आपको इस तरह के डिजिटल थर्मामीटर्स मार्केट में मिलेंगे आपका टेम्परेचर देखने के लिए, और इन थर्मामीटर्स में मर्करी नहीं होती, इसलिए दे आर सेफ टू यूज और बहुत इजी भी है यूज करने के लिए। आपको सिर्फ बटन दबाना है, थर्मामीटर को टंग के नीचे रखना है, 1-2 मिनट के लिए रखिए, उसके बाद बाहर निकालिए और यहाँ आपको ऑटोमेटिकली जो आपकी बॉडी टेम्परेचर होगा वो ये डिस्प्ले में आ जाएगा। तो आपको वो हैसल्स भी नहीं है कि आप मर्करी को ढूंढते रहिए कि कहां तक पहुंची, मेरा एक्यूरेट टेम्परेचर क्या है। उसमें बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर आ जाता है इस वाले में, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप के थर्मामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। जब भी आप वेदर रिपोर्ट्स में देखते हैं कि आज दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर इतना था, मिनिमम टेम्परेचर इतना गया, या कोलकाता में इतना गया, तो वो जो आपका टेम्परेचर मेजर करते हैं जो थर्मामीटर डेली का, हर सिटी का, कि हर सिटी में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया, मिनिमम टेम्परेचर कितना गया, उन्हें हम कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ओके, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब तक हमने बात कर ली हॉटर ऑब्जेक्ट्स की, कोल्डर ऑब्जेक्ट्स की। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करने के लिए टेम्परेचर मेजर किया जाता है, टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मामीटर से। थर्मामीटर कॉमनली यूज 2 हैं, एक है क्लिनिकल, एक है लेबोरेटरी। उन सबको कैसे यूज करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये सब हमने पढ़ लिया, राइट? अब हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट की। हीट कैसे ट्रांसफर होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। ओके, चलिए देखते हैं। तो हीट हमेशा फ्लो करती है एक हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में। जिस ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा हीट है उससे ट्रांसफर होगी कोल्डर ऑब्जेक्ट में जिसके पास कम हीट है। और ये कब तक चलेगा? ये ट्रांसफर तब तक चलेगी जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए। अगर सेम टेम्परेचर पे आ गए तो ट्रांसफर ऑफ हीट विल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, तो जैसे ही दोनों का सेम टेम्परेचर आ गया, सपोज कीजिए 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उसके बाद यहां से यहां हीट ट्रांसफर नहीं करेगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम टेम्परेचर पे है, राइट? तो हमें क्या पता लग गया कि हीट हमेशा ट्रांसफर करती है एक हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में। चलिए अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट की। तो जो हीट है वो 3 मेथड से ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सॉलिड्स में जनरली हीट ट्रांसफर होती है कंडक्शन मेथड से, लिक्विड्स एंड गैसेस में कन्वेक्शन मेथड से, और रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। मीडियम प्रेजेंट हो या ना हो, रेडिएशन से हीट ट्रांसफर हो सकती है। चलिए अब हम तीनों मेथड्स के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर की। हमने बात कर ली कि सॉलिड्स में जनरली कंडक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर होती है।
अब देखते हैं कंडक्शन मेथड है क्या। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स कोल्डर पार्ट, इसे कहते हैं कंडक्शन। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर होती है, जब वो दोनों ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो तो उसे कंडक्शन कहते हैं। ऑल्सो जब एक ही ऑब्जेक्ट के हॉटर पार्ट से उसी के कोल्डर पार्ट में हीट ट्रांसफर हो तो उसे भी कंडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आपने इस कढ़ाई को गैस पे रखा खाना बनाने के लिए और गैस को ऑन किया तो आपकी गैस और आपकी कढ़ाई डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो गैस से हीट ट्रांसफर होगी कढ़ाई में, कढ़ाई गर्म होगी और आपका खाना पकेगा, राइट। तो क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर हो रही है, तो ये हुआ कंडक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। सिमिलरली अगर आपने एक मेटल रॉड ऐसे रखी और उसके एक एंड पर एक कैंडल को जला दिया और यहां थोड़ी थोड़ी दूर पे वैक्स लगा दी यानी मोम लगा दी, तो आप नोटिस करेंगे कि सबसे पहले थोड़ी देर बाद ये मोम गिर जाएगी, उसके बाद ये गिरेगी, फिर ये गिरेगी, फिर ये और फिर ये, यानी हीट जो है वो यहां से लेके पूरी रॉड में ट्रांसफर हो जाएगी और जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होगी हीट की वजह से मोम पिघलकर गिर जाएगी। तो ये क्या हुआ, एक हॉटर पार्ट से उसी के कोल्डर पार्ट में हीट ट्रांसफर, तो इसे भी हम कहते हैं कंडक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। आप समझ गए, जब दो ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में है तब भी, और एक ही ऑब्जेक्ट के हॉटर पार्ट से उसके कोल्डर पार्ट में जब हीट ट्रांसफर होती है उसे हम कंडक्शन कहते हैं। चलिए कुछ एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि जब आपने इस स्पून को इस हॉट कप ऑफ टी में डाला तो ये स्पून भी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं और इधर से हीट ट्रांसफर होगी इस स्पून में। सिमिलरली जब आप ऐसे एक कड़छी रखते हैं और आप खाना पका रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे थोड़ी देर बाद ये कड़छी भी गर्म हो जाएगी, जबकि कड़छी का सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, राइट। लेकिन पूरी की पूरी कड़छी गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके हॉटर पार्ट से इसके कोल्डर पार्ट में हीट ट्रांसफर होगी। तो आप कंडक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल है जो अलाउ करते हैं हीट को पास करने की, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और इंसुलेटर्स वो मटेरियल हैं जो अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देते, इन्हें हम कहते हैं पुअर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल है वुड, प्लास्टिक, एयर, वाटर, रबर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस प्रेस को लीजिए। आपने नोटिस किया होगा कि इसकी जो ये बॉडी होती है और हैंडल होता है ये प्लास्टिक का होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है जो अपने थ्रू हीट को पास नहीं करने देता। अगर ये प्लास्टिक का नहीं होता, किसी मेटल का होता, तो जब आप प्रेस ऑन करते और प्रेस का ये वाला पार्ट जिससे आप प्रेस करते हैं ये हीट होता, तो इधर से इधर हीट ट्रांसफर हो जाती, पूरी की पूरी प्रेस गर्म हो जाती और आप जब इसे छूते तो आपका हाथ जल जाता। इसलिए इसे इंसुलेटर मटेरियल का बनाया जाता है ताकि इसके थ्रू हीट पास ना हो और आपका हाथ ना जले। सिमिलरली आपने देखा होगा कि जो आपके पैन्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, उनके हैंडल भी प्लास्टिक के होते हैं या वुड के होते हैं। क्यों? ताकि जब आप उसको छुएं तो वो गर्म ना हो। अगर कंडक्टर होते तो अपने थ्रू हीट को पास होने देते, तो जो पैन गर्म होता तो हीट यहां तक पास हो जाती और जब आप इसको टच करते तो आपका हाथ जल जाता। उसी तरह से जो पैन है वो कंडक्टर मटेरियल का बनाया जाएगा, एल्यूमिनियम, स्टील एटसेट्रा। क्यों? क्योंकि यहां तो हमें चाहिए ना कि हीट की ट्रांसफर हो इवनली ताकि हमारा खाना पके, राइट। इसीलिए आपके जो कड़छी होती है उसके जो हैंडल्स होते हैं या आपके कुकर का भी जो हैंडल होता है उसमें पीछे या तो वुड लगी होती है या प्लास्टिक लगी होती है, ताकि जब आप उसे छुएं तो आपका हाथ ना जले, क्योंकि वुड भी एक इंसुलेटर है। अब आप समझ गए होंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है। इंसुलेटर अपने थ्रू हीट पास नहीं होने देते और कंडक्टर्स अपने थ्रू हीट पास होने देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके, कंडक्शन खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरा मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है कन्वेक्शन। हमने बात की थी कि लिक्विड्स और गैसेस में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन की वजह से होती है। ठीक है, इसे समझने से पहले एक चीज समझिए, जब भी लिक्विड्स और गैसेस को हीट किया जाता है, आप उन्हें हीट देते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सपैंड कर जाते हैं, उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। वो एक्सपैंड करते हैं तो लाइटर हो जाते हैं, और लाइटर हो जाते हैं तो ऊपर की तरफ को उठते हैं। ओके, यानी कि जब भी आप किसी लिक्विड और गैस को हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होगी तो लाइट हो जाएगी, लाइट इन वेट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठेगी यूं। ठीक है, अब इससे हम कन्वेक्शन समझेंगे। तो आपने ये बर्नर ऑन किया और इस जो फ्लास्क में है, इस फ्लास्क में आपने थोड़ा लिक्विड ले लिया, यानी वाटर ले लिया सपोज करिए। अब क्या होगा कि जब आपने बर्नर को ऑन किया तो यहां जो लिक्विड है जो बिल्कुल इसके सरफेस पे है वो हीट होगा। सबसे पहले वो हीट होगा तो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा, लाइट होगा और वो ऊपर की तरफ उठेगा। ऑलराइट, क्योंकि ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, हमने बात की लिक्विड्स और गैसेस की। अब ये ऊपर की तरफ उठेगा और जो साइड में जो बाकी कोल्ड वाटर है दोनों तरफ से, क्योंकि कोल्ड वाटर जो है वो हैवी है, ठीक है, वो लाइट नहीं है, तो वो नीचे की तरफ को मूव करेगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो नीचे की तरफ मूव करेगा और यहां आएगा, फिर वो हीट होगा और फिर वो राइज कर जाएगा। और इसी तरह से देखते ही देखते पूरा पानी गर्म हो जाएगा। एक और बात समझिए, जब आपने गैस ऑन की तो सबसे पहले नीचे का जो पानी है वो गर्म होगा, जो ये वाटर है गर्म होते ही लाइटर हो जाएगा और ऊपर की तरफ उठेगा, और ऊपर से जितना भी कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ आएगा दोनों तरफ से। उसके बाद जो ये कोल्ड वाटर नीचे आया फिर ये गर्म होगा और फिर ऊपर उठ जाएगा, बाकी का बचा हुआ कोल्ड वाटर नीचे आएगा, फिर वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर उठ जाएगा, और ऐसे करते करते पूरा पानी गर्म हो जाएगा। तो लिक्विड्स और गैसेस तो लिक्विड्स और गैसेस में इस तरह से हीट ट्रांसफर होती है और इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कोई कैंडल जलाते हैं उसके ऊपर थोड़े ऊपर आप हाथ रखिए, आपको यहां भी उसकी हीट फील होगी, राइट। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि ये हीट ट्रांसफर यहां से यहां तक कंडक्शन से हुई, क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, राइट। तो ये यहां से यहां तक आपको इसकी गर्मी यहां तक क्यों मिल रही है? वो इसलिए क्योंकि ये हीट ट्रांसफर हो रही है कन्वेक्शन से। हमने बात की कि गैसेस में भी, एयर में भी जो है हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन से ही होती है। कैसे? जब आपने ये कैंडल जलाई तो इसके ऊपर की जो एयर है वो हीट होगी, हीट होगी तो लाइट होगी, लाइट होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी और अपने साथ हीट लेकर जाएगी, राइट। और यही गर्मी आपको यहां फील होती है। ऑलराइट, तो ये है कन्वेक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। इसी मेथड से हम हॉट एयर बलून को भी उड़ाते हैं। हॉट एयर बलून के इधर एक फायर का सोर्स होता है, जब उस फायर को जलाया जाता है उसकी वजह से जितनी भी एयर इसके अंदर होती है वो हॉट हो जाती है। हॉट होगी तो क्या होगा, एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होगी तो लाइटर हो जाएगी, लाइटर होगी तो एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी और वही एयर इस बलून को हवा में उड़ा देती है। ऑलराइट, तो ये थे कन्वेक्शन के कुछ एग्जांपल्स। चलिए आगे देखते हैं। कन्वेक्शन की ही वजह से दो और इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसे हम कहते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। ये कोस्टल एरियाज में देखने को मिलती हैं। चलिए समझते हैं ये क्या है। तो जो लैंड है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जल्दी से गर्म भी हो जाता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो दिन में जब ठीक गर्मी पड़ रही है, बहुत सनलाइट है, तो लैंड जो है वो काफी गर्म हो जाएगा कंपैरेटिव टू वाटर।
और लैंड के ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। हवा गर्म हुई तो एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करेगी तो ऊपर की तरफ उठेगी। तो लैंड की हवा इस तरह से ऊपर की तरफ उठती है और यहाँ क्रिएट हो जाता है वैक्यूम। इसे भरने के लिए सी की तरफ से हवाएं चलेंगी, लाइक दिस, इस तरह से सी की तरफ हवाएं चलेंगी, फिर वो गर्म होंगी और वो भी ऊपर की तरफ उठेंगी। तो ये एक साइकिल बन जाता है इस तरह से दिन के टाइम। तो क्योंकि ये हवाएं सी की तरफ से चलती हैं इसलिए हम इसे कहते हैं सी ब्रीज। सिमिलरली रात में इसका एकदम ऑपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि अब लैंड जो है वो गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है। तो इस टाइम लैंड तो ठंडा है, गर्म क्या है? पानी। तो पानी गर्म है तो पानी के ऊपर की हवा भी गर्म होगी, गर्म होगी तो एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करेगी तो इट विल राइज, ऊपर की तरफ को जाएगी। और क्या होगा कि इस वैक्यूम को भरने के लिए अब लैंड की तरफ से हवाएं चलेंगी इस तरह से, फिर वो गर्म होंगी, फिर वो ऊपर जाएंगी और इस तरह से ये एक साइकिल बन जाएगा एयर करंट्स का। ये भी कन्वेक्शन की वजह से होता है और इससे क्योंकि ये हवाएं चल रही हैं लैंड की तरफ से तो इसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। तो आप समझ गए, सी ब्रीज चलती है दिन के टाइम सी टू लैंड, ठीक है। लैंड ब्रीज चलती है रात के टाइम लैंड से सी की। कर चुकी हूं, एक बार वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है रेडिएशन। हम जानते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं वो हीट को रेडिएट करते हैं हर डायरेक्शन में। ऑलराइट, इसका बेस्ट एग्जांपल है सनलाइट। सनलाइट इतनी दूर से हम तक पहुंच जाती है, कैसे? क्या हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं? नहीं, राइट। मोस्ट ऑफ द स्पेस में कोई गैस भी नहीं है, तो कन्वेक्शन से भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके थ्रू आ जाए। तो सनलाइट हम तक पहुंचती कैसे है? वो हम तक पहुंचती है रेडिएशन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर से, क्योंकि सन एक बहुत ही हॉट ऑब्जेक्ट है और वो हीट को रेडिएट करता है सारी डायरेक्शन में। ऑलराइट, तो बेस्ट एग्जांपल रेडिएशन का है सनलाइट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक गर्म पतीला है दूध का, अगर आप इसके आसपास की हवा टच करके देखेंगे, इसे टच नहीं करना है, आसपास भी अगर आप हाथ रखेंगे आपको महसूस होगा कि वो गर्म है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है और ये हीट को रेडिएट कर रहा है हर डायरेक्शन में। ऑलराइट, ऐसे ही जब आप हीटर के सामने बैठते हैं तो भी आपको गर्मी लगती है। व्हाई? क्योंकि ये भी एक हॉट ऑब्जेक्ट है जो हीट को रेडिएट कर रहा है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम तीनों मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर समझ लेंगे। यहां आग जल रही है, इस आग की वजह से, इसकी हीट की वजह से इससे ऊपर की जो एयर है वो हीट होगी, हीट होगी तो एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होगी तो लाइट होगी और ऊपर की तरफ जाएगी। ऑलराइट, अगर आप यहां हाथ रखें तो आपको गर्मी महसूस होगी। तो ये कौन सा मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ यहां से यहां तक? कन्वेक्शन। ऑलराइट, अगर आप ऐसे एक मेटल रॉड रखें तो आप देखेंगे कि मेटल रॉड धीरे धीरे यहां से गर्म होनी शुरू होगी और पूरी की पूरी गर्म हो जाएगी। ये कौन सा मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ? कंडक्शन। इसमें मेटल रॉड और आग जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, राइट। पर अगर आप अपने हाथ यहां सामने रखें तो भी आपके हाथ गर्म होंगे, आपको हीट महसूस होगी। क्यों? क्योंकि ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है जो हीट को रेडिएट कर रहा है इस डायरेक्शन में भी, हर डायरेक्शन में। तो ये मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर जो हुआ वो रेडिएशन हुआ। कन्वेक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर से हमेशा गर्मी ऊपर की तरफ जाती है, एयर राइजेस। तो जो इस तरफ से आपको हीट मिल रही है वो रेडिएशन से मिल रही है। इस एग्जांपल में भी ऐसा ही हो रहा है। आपका जो बर्नर है और उसके ऊपर जो ये यूटेंसिल है वो दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो यहां से यहां हीट ट्रांसफर हो रही है कंडक्शन से। इसके अंदर जो लिक्विड है सपोज कीजिए, तो वो कैसे गर्म होगा? कन्वेक्शन से। और इस यूटेंसिल के चारों तरफ की जो हवा है वो गर्म होगी रेडिएशन की वजह से, क्योंकि ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है जो चारों तरफ हीट रेडिएट करेगा। ऑलराइट, आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पास अब 2-3 और छोटे छोटे से टॉपिक्स रह गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो हमारे पास है एक डार्क कलर का कंटेनर और एक लाइट कलर का कंटेनर। हमने दोनों में पानी डाल दिया है।
इसके बाद हम इन दोनों कंटेनर्स को सनलाइट में आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद जब आप इनके वाटर का टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे तो आप पाएंगे कि इस वाले कंटेनर में जो वाटर था उसका टेम्परेचर ज्यादा है कंपेयर टू दिस वन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं वो ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब करते हैं, ज्यादा हीट तो ज्यादा टेम्परेचर, और जो लाइट कलर होते हैं वो मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और कम हीट अब्सॉर्ब करते हैं। यही रीजन है कि हम सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि उसमें हमें ज्यादा अब्सॉर्ब होती है हीट और हमें गर्मी मिलती है। वहीं गर्मियों में हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन पर पड़ने वाली हीट को वो रिफ्लेक्ट कर देंगे और हमें कंफर्टेबल फील होगा, कूल फील होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम अपने क्लोथ्स को सीजन के हिसाब से, जब हम अपने क्लोथ्स की फैब्रिक चूज करते हैं तब भी ऐसा ही होता है। जैसे सर्दियों में हम वूल चूज करते हैं। वाई? क्योंकि वूल एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। वूल के फाइबर्स में एयर ट्रैप हो जाती है और इस एयर, जो एक एयर की इंसुलेशन बन जाती है, उस वजह से हमारी बॉडी की हीट जो है उसका लॉस नहीं होता टू द सराउंडिंग। ठीक है, हमारी बॉडी हीट का लॉस नहीं होता क्योंकि वूल के कपड़े में एयर ट्रैप हो गई। एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो जो हमारी बॉडी हीट है वो प्रिजर्व रहेगी और उसका लॉस नहीं होगा, इसलिए हमें गर्मी लगेगी, गर्मी मिलेगी। सिमिलरली जो कॉटन के कपड़े हैं जो हम गर्मियों में पहनना पसंद करते हैं वो एक बहुत ही थिन फाइबर है और उसमें एयर ट्रैप नहीं हो सकती, इसलिए हमारी बॉडी से हीट लॉस हो जाता है और हमें कॉटन क्लोथ्स में कंफर्टेबल फील होता है, गर्मी नहीं लगती है। राइट? ओके, सर्दियों में अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि आपको या तो एक सिंगल थिक ब्लैंकेट मिलेगा या 2 थिन ब्लैंकेट्स मिलेंगे, तो आप क्या चूज करेंगे? चलिए आंसर फाइंड आउट करते हैं। 2 थिन ब्लैंकेट्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाएगी और हमें पता है कि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इट विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम योर बॉडी एंड विल कीप यू वार्म। आपकी बॉडी से हीट लॉस नहीं होने देगी। क्यों? क्योंकि एक एयर की लेयर बन जाएगी। वहीं अगर आपके पास एक सिंगल थिक ब्लैंकेट है तो उसमें तो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एयर नहीं बन पाएगी, तो ये आपको कंपैरेटिवली कम गर्मी देगा। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? आपको चूज करने चाहिए 2 थिन ब्लैंकेट, इससे आपको ज्यादा गर्मी मिलेगी। ऑलराइट।